My dear friends, welcome to the Prep Journal IS. And the first news is important for GS4, Ethics, Integrity and Aptitude, and it is under the larger issue SIR. And the news is Election Commission conditionally holds voter hearing under SIR in Bengal. मतलब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो भी वोटर अनमैप्ड हैं और उनका नाम 22 के वोटर लिस्ट में है तो उनको बुलाने की सम्मान करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि अनमैप्ड क्या होता है। अनमैप्ड का मतलब कि जिनका नाम मतदाता सूची में तो है, वोटर लिस्ट में है, बट करेंट एड्रेस फिजिकली वेरीफाइड नहीं हो पाया। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे बीरू पालमपुर में रहता है, हाउस नंबर 45, और जब बूथ लेवल ऑफिसर BLO जब उस गांव को विजिट करते हैं तो कंफर्म करते हैं यस बीरू यहाँ रहता है, हाउस नंबर 45 है। तो इस तरीक़ा से बीरू तो मैप्ड वोटर हो गया। बीरू क्या हो गया? मैप्ड वोटर हो गया। वहीं पे जय का भी वोटर लिस्ट में नाम है पालमपुर में, हाउस नंबर 46। लेकिन जब बूथ लेवल ऑफिसर BLO जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं गांव में तो कोई ऐसा नहीं पाते हैं कि बीरू उस गांव में रहता है, या फिर पाते हैं कि हाउस नंबर 46 में तो कोई और रह रहा है। और पड़ोसी ने बोला, नेबर बोला कि बीरू तो 2 साल पहले ही शहर चला गया था, तो बीरू बन गया अनमैप्ड। उसका फिजिकल वेरिफिकेशन, उसका जो करेंट एड्रेस है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। मे बी उसका घर मिट्टी का होगा, गिर गया होगा जब शहर में माइग्रेट हो गया, या फिर उसका घर में बंटवारा हो गया, उसका अलग भाई उसमें रहने लग गया, तो फिर कोई बीरू का अपना फिजिकल एड्रेस नहीं रहा कि कहाँ अभी भी बीरू इस घर में रहता है। बीरू तो यहाँ रहता ही नहीं है, तो फिर अनमैप्ड वोटर हो गया। तो ऐसा प्रोविज़न था कि SIR में कि अनमैप्ड वोटर को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हियरिंग के लिए बुला रहे थे अपने पास, और ये बताने के लिए कि तुम ये जिंदा है या भाई मर गया, या बोगस वोटर तो नहीं है, डुप्लीकेट वोटर तो नहीं है, फेक एंट्री तो कहीं नहीं है, और उसको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिखाना पड़ता था। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होता था ओल्ड वोटर ID हो या फिर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस दो। इस तरीक़ा से उनको समन किया जाता था डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास। ये बाय द वे लीगल है तो लीगल अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, जिसमें इलेक्शन ऑफिसर इंक्वायरी कर सकता है SIR के अंडर वोटर लिस्ट को क्लीन करने के लिए, कंफर्म एंट्री है कि नहीं है, करेक्ट एंट्री के लिए, उसको करेक्टनेस के लिए। तो मैटर ये हो गया इसमें, इस न्यूज़ का एक कंट्रोवर्शियल मैटर ये हो गया, कंट्रोवर्सी ये हो गई। एक पॉलिटिकल पार्टी का कहना है कि इसके अंडर जो आप बूढ़े को बुला रहे हो, एल्डरली पीपल को बुला रहे हो, पुअर को, माइग्रेंट को, डिसेबल्ड को, दिस इज़ अनइथिकल, immoral and equal to torture and this can lead to exclusion। अब जैसे देखो ना, बीरू को तो मुश्किल होगा, शहर से आएगा हियरिंग करने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास, ट्रेन का खर्चा लगेगा, फिर अपना जो मजदूरी करता था शहर में वो भी लॉस हुआ, एक तरीक़ा से हैवी लॉस होगा। वल्नरेबल सेक्शन को, पुअर को लंबा डिस्टेंस जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब इलेक्शन कमीशन का कहना है इस कंट्रोवर्सी के बाद कि ठीक है, जिनका नाम 22 के वोटर लिस्ट में है उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। लार्जर इशू इस न्यूज़ का है SIR इन बंगाल, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, क्यों किया जा रहा है। ब्रीफली में समझते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अदरवाइज 2 टाइप्स का रिवीजन होता है, समरी एंड इंटेंसिव। समरी में हल्का चेंजेस आते हैं, जैसे इलेक्शन से पहले डिलीट करना या हल्का माइनर चेंजेस करना वोटर लिस्ट में, उसको बोलते हैं समरी। लेकिन एक लार्ज स्केल चेंजेस जो जब किए जाते हैं वोटर लिस्ट को क्लीन करने के लिए, तो उसको इंटेंसिव बोलते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसको रिमूव डुप्लीकेसी, डबल एंट्री, कोई मान लो बीरू का नाम गांव के वोटर लिस्ट में भी है, पालमपुर के वोटर लिस्ट में भी है, और शहर में भी वोटर लिस्ट में अपना एंट्री करवा चुका है, तो वो डुप्लीकेशन को इरेज करने के लिए रिमूव डुप्लीकेशन। फेक एंट्री, जो भी फेक वोटर ID में फेक एंट्री हो उसको रिमूव करने के लिए, जो भी मर गए डिजीज़ उनको रिमूव करने के लिए, माइग्रेंट वोटर्स
को रिमूव करने के लिए, एक तरीका से वोटर लिस्ट को क्लीन करने के लिए, and ensure accuracy and integrity of the voter list, and this is under article 324 and representation of people act 1950. This is legal and election commission has right to do a special intensive revision. The concern is about the exclusion of Biru, especially the migrant poor who have no power, and this is disproportionately impacting the poor and marginalized. And the second key, it can lead to exclusion, and it is the institution who is deciding who is citizenship in the guise of SIR. अब जिसका घर नहीं है, जिसका पता नहीं है, तो कंक्लूजन में बैलेंस होनी चाहिए, सेंसिटिविटी टुवर्ड द पुअर होनी चाहिए. जीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट इसका है वो भी देखते हैं. इसका स्पेसिफिकली जीएस के लिए इसका इशू है, कोर इथिकल इशू इसमें है कि आप डिसेबल्ड को, माइग्रेंट को, इकोनॉमिकली वीकर को इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बुलाते हो. मे बी माइग्रेंट दिल्ली से, बॉम्बे से अपना गांव कोलकाता जाएगा. लैक ऑफ इम्पैथी, प्रोसीजरल इनसेंसिटिविटी एंड डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन ऑन द वल्नरेबल, संवेदनशीलता और सहानुभूति के अभाव. हमेशा ऑफिसर्स को इम्पैथी होनी चाहिए, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के प्रति. Ethical administration requires seeing policy from the citizen's life experience, not for the file. Rules should not over the people. Empathy is the ability to understand the feeling of others, and treating all voters equally leads to substantive injustice. Substantive injustice मतलब Article 14 talks about the substantive justice. अगर सबको इक्वली ट्रीट करेंगे तो ये जस्टिस नहीं होगा. जस्टिस इज नॉट अबाउट इक्वलिटी. जस्टिस अबाउट इक्विटी. जस्टिस इज अबाउट इक्विटी, न्याय संगत समानता. तो जैसे रिच को ट्रीट कर रहे हो, बुला रहे हो समन को, तो इजिली आ जाएंगे, बट पुअर को ट्रांसपोर्ट खर्चा, उसको अपना डेली वेजेस को लॉस करना पड़ेगा, तो उनको जस्टिस नहीं मिलेगा. उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, बैलेंस्ड लॉ शुड बी बैलेंस्ड विद द लाइफ ऑफ पुअर, कंपैशन, रिलीफ एंड इंट्स भी गुड होनी चाहिए, मीन्स भी दोनों शुड बी, इंट्स एंड मीन्स बोथ शुड बी गुड. ठीक है, इंट्स क्लीन, वोटर लिस्ट को क्लीन करना है, ठीक है, अच्छा है, गुड है, बट उसका मीन्स भी सही होनी चाहिए. वी शुड ट्रीट ऑल इक्वली, एंड लॉ मस्ट बी अप्लाइड विथ कंपैशन. प्रोसीजर शुड रिड्यूस नॉट मल्टीप्लाई सफरिंग. लॉ का पर्पस क्या होना चाहिए? सफरिंग को रिड्यूस करना, ना कि सफरिंग को इंक्रीज करना. एंड द सेकेंड न्यूज़ जस्ट न्यूज इन ट्रांजिशन है कि अवेयरनेस होना है कि चल क्या रहा है, न्यूज़ में चल क्या रहा है उससे बस अवेयरनेस होना है. और लार्जर इसका न्यूज़ है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, वायलेंस एंड इट्स स्पिल ओवर इम्पैक्ट ऑन इंडिया. कहानी यह है कि बांग्लादेश का ऐसा एलिगेशन है कि शरीफ उस्मान हादी को जो मर्डर किया है, जो मारा है, वो इंडिया में क्रॉस करके इंडिया में मेघालय में चला गया. कहाँ गया? क्रॉसिंग इनटू मेघालय, द किलर ऑफ हादी. इंडिया का कहना है कि नो, ऐसा नहीं हुआ है. दैट्स इट. ये बस न्यूज़ है. लार्जर इशू बांग्लादेश का जो वायलेंस है वो बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए इंडिया में इम्पैक्ट कर सकता है. माइग्रेशन इशू, रिफ्यूजी क्राइसिस जो 1971 में हुआ था, मे बी इट कैन बी रिपीट अगेन. स्पिल ओवर वायलेंस इन द अदर बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ बांग्लादेश. नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का बढ़ावा मिल सकता है. स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म को राइज मिल सकता है. कनेक्टिविटी इशू, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल कॉरिडोर उसको इम्पैक्ट करेगा. एशियन के साथ हमारा रिलेशनशिप इम्पैक्ट होगा. एंड बीमस्टेक, बांग्लादेश के साथ इंडिया का है बीमस्टेक. ट्रेड इम्पैक्ट होगा. वी एक्सपोर्ट कॉटन एंड राइस. चाइना एंड पाकिस्तान कैन यूज दैट ग्राउंड टू टेक एक्शन टू हार्म अगेंस्ट इंडिया.
एंड बांग्लादेश कम्स अंडर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नाउ हमें ये बताओ कि बांग्लादेश एंड इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर टच करते हैं? कौन कौन से स्टेट्स इंडिया के बांग्लादेश से बॉर्डर टच करते हैं? दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड दैट इज़ 5 इन नंबर। हाउ मेनी? 5। स्टार्ट करते हैं ईस्ट से, वेस्ट बंगाल यहाँ तक, फिर असम, मेघालय, यहाँ पे भी असम है, एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम। दैट इज़ 5। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम एंड वेस्ट बंगाल। अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट न्यूज़ इज म्यांमार में क्या चल रहा है। कहानी ये है, इस म्यांमार होल्ड्स फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन सिंस आर्मी टेक ओवर। म्यांमार में इलेक्शन हो रहा है और कहानी ये है कि 2021 में वहाँ मिलिट्री कूप हुआ था। मिलिट्री कूप में मिलिट्री ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द आंग सान सू को ओवरथ्रू कर दिया था ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ डन इलेक्ट्रल फ्रॉड किया गया। उसके कंटेक्स्ट पे, उसके प्रिटेक्स्ट पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय द आंग सान सू को मिलिट्री कूप के थ्रू ओवरथ्रू कर दिया गया था। तब से फिर क्या हुआ? प्रोटेस्ट हुआ, वायलेंस हुआ, सिविल वॉर हुआ, आर्म्ड इथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और फिर इलेक्शन 4 साल बाद इलेक्शन हो रहा है म्यांमार में। बट दिस इलेक्शन इज अंडर द आर्मी कंट्रोल एंड देयर इज कंसर्न दैट दिस माइट नॉट बी डेमोक्रेटिकली लेजिटिमेसी इसको नहीं मिल सकता है। क्यों? आर्मी कंट्रोल के अंदर इलेक्शन हो रहा है, नॉट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इट हैज़ नॉट गिवन अ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड। दिस इज अ कंसर्निंग एरिया कि इलेक्शन इज नॉट लेजिटिमेट। कंसर्न क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी, नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है उसमें आर्मी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। वहाँ के म्यांमार के आर्मी का इंडिया को सपोर्ट किए हैं। सेकेंड, रिफ्यूज क्राइसिस हो सकता है। अगर म्यांमार में कंटिन्यू वोलेटिलिटी का सिचुएशन कंटिन्यू रहा तो वहाँ से रिफ्यूजी इंडिया में आ सकते हैं, जो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर आता है म्यांमार। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बांग्लादेश वाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड pragmatic alliance. India has done a pragmatic engagement with the Myanmar. Pragmatic engagement क्या होता है? Pragmatic engagement का मतलब not ethical, not moral based, but based on the practical necessity. हमें जो ज़रूरत है हमारे इंटरेस्ट के लिए, हम उस बेसिस पर एंगेजमेंट या रिलेशनशिप को रखेंगे, ना कि मोरल और इथिकल। आर्मी क्या कर रहा है, तालिबान क्या कर रहा है, लेना देना नहीं है हमें। हम एंगेजमेंट रखेंगे, रिलेशनशिप रखेंगे अपने बेनिफिट के लिए। एंड इंडिया इज़ डूइंग अगेन द pragmatic engagement with the Taliban and we support for democracy. India support for democracy without overt interference. बिना इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं म्यांमार के इंटरनल मैटर में, और इसके साथ साथ चाहते हैं कि डेमोक्रेसी वहाँ रिटर्न हो। म्यांमार इज इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रेड with the ASEAN, gateway of the ASEAN and insurgency in northeast. Now the important prelims question is, how many Indian states or UT having the border with Myanmar? And this has been asked again and again in exam. Important सबसे मेन पॉइंट क्या है कि असम नहीं है। ऐसा लगता है कि असम होगा क्योंकि असम तो इस साइड है, लेकिन असम नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ तक। तो ये ध्यान रखना है कि असम नहीं है। फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड नागालैंड, थर्ड मणिपुर एंड फोर्थ मिजोरम। देयर इज 4 स्टेट हैविंग बॉर्डर विद द म्यांमार। नेक्स्ट, एंड दिस इज एडिटोरियल बाय शशि थरूर, वेरी इंपॉर्टेंट एंड विजन्ड आर्टिकल बाय शशि थरूर। मेन पर्पस इसका रिलेटेड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में। टोटली ये कहते हैं कि इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पुअर है। तो अगर इतना पुअर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो हम कैसे विकसित भारत 2047 का सपना देख सकते हैं? इसे कैसे पूरा करेंगे जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना पुअर है तो? एंड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री। एक एग्जाम्पल जैसे इनका नहीं है, खुद का है, जिसे रिलेट कर रहे हैं हिस्ट्री से, आर्टिकल का नहीं है, आउट ऑफ आर्टिकल, कि जैसे ब्रिटिश इंडिया को कॉलोनाइज करने में क्यों सक्सेसफुल रहा। इतना स्मॉल पॉपुलेशन, इतना बड़ा कंट्री को
कोलोनाइज करने में सक्सेसफुल कैसे रहा। बाबर ने गन पाउडर यूज किया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और वॉर जीता। ये हिस्ट्री बताता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। उस समय साइंटिफिकली ब्रिटेन वाज मच हेड देन इंडिया इन साइंस। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बताता है कि किसी भी सिविलाइजेशन या कंट्री को प्रोग्रेस करने के लिए वहाँ का साइंस एंड रिसर्च स्ट्रेंथन होनी चाहिए, उसमें आगे होनी चाहिए। इसमें एडिटोरियल की बात करते हैं अब। इस एडिटोरियल में यही बोला गया है कि वी आर एट द मोमेंट ऑफ फाइवोटल मोमेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट पे अभी हैं, जहाँ पर हमारा इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा हम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली काफ़ी सही जा रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल हमारे पास है, हम ग्लोबल पावर बनने का सपना देख रहे हैं, बट हैम्पर्ड बाई मतलब रोक क्या रहा है इस सपना को, इनसफिशियंसी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनसफिशियंट है। इनका कहना है कि 75.5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन ग्लोबल के पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में 17.5% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इज प्रोड्यूसिंग जस्ट 3% ऑफ द वर्ल्ड्स रिसर्च आउटपुट। हम 17.5% पॉपुलेशन जस्ट 3% रिसर्च आउटपुट कर रहे हैं। इन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट भी है कि पेटेंट फाइलिंग में भी इंडिया जस्ट ग्लोबल का 1.8% है पेटेंट फाइलिंग में। पेटेंट फाइलिंग जो नया रिसर्च को लेकर हम पेटेंट फाइल करते हैं, नया डिस्कवरी किसी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग को लेकर, इंपॉर्टेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स को लेकर, नया इंस्ट्रूमेंट, नया टेक्नोलॉजी को लेकर जो पेटेंट फाइल करते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है कि ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज जस्ट 0.6 to 0.7%। यहाँ वेरी करता है बस जस्ट। ग्रॉस एक्सपेंडिचर मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों मिलाकर इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है 0.6 to 0.7% ऑफ जीडीपी ही है, जबकि चाइना का 2.4% है, यूएसए का 3.5% और इजराइल का 5.4% है। वी आर मच बिलो देन द अदर कंट्रीज। एंड नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है इंडिया का वेरी पुअर है, एबिस्मल, वेरी पुअर कंडीशन पे है। ग्लोबल देखा जा रहा है कि ग्लोबली प्राइवेट प्लेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अदर कंट्रीज़ के, चाइना के जो हुआई हैं, चाइना का हुआई, एनवीडिया, जो अदर प्राइवेट प्लेयर है वो काफ़ी एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जबकि हाउएवर इंडिया का जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो लाइसेंस करने में ही लगे हुए हैं, लाइसेंस खरीदने में ही लगे हुए हैं। और जैसे रिलायंस ही देखो, 5 साल पहले जब रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन में आया तो रिलायंस का फ़ोन जो भी फ़ोन आया वो मेड इन चाइना का आया। तो इंडियन कंपनी इज़ नॉट डूइंग ग्रेट इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट इनका कहना है कि लो एकेडमिक इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। आवर रिसर्च इज थ्योरेटिकल मतलब नॉट प्रैक्टिकल, बस थ्योरी में ही रिसर्च हमारा हो रहा है। एंड डिस्कनेक्ट फॉर द नीड ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को क्या चाहिए उससे रिसर्च डिस्कनेक्ट है। जबकि यूएसए में होता है कि इंडस्ट्रीज़ और यूनिवर्सिटी का लिंकेजेस होता है। जो इंडस्ट्रीज़ को चाहिए वो यूनिवर्सिटी के टैलेंट के पास जाता है, उससे बोलता है कि मेरे लिए ये डिस्कवरी करो, और वहाँ का यूनिवर्सिटी के जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं वो फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए वैसा प्रोडक्ट का डिस्कवरी करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। अगर नेक्स्ट इशू ये टॉक कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन। इंडिया में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो भी टैलेंटेड पीएचडी है वो बेटर अपॉर्चुनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के खोज में एब्रोड जा रहे हैं। नेक्स्ट इनका कहना है कि मोस्ट इमीडिएट क्रिटिकल स्टेप इनका सॉल्यूशन क्या है कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेप होना चाहिए कि 2% अभी के अभी जीडीपी का 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर स्पेंड करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। द लॉन्च ऑफ 1 लाख करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, आरडीआई फंड रिसेंटली गवर्नमेंट ने 1 लाख का रखा है। दिस इज इन द राइट डायरेक्शन। बस इसका सही से इस्तेमाल हो, डिस्बर्स्ड इफिशिएंटली एंड टारगेटेड। एंड फिर इनका कहना है कि इसका यूज़ एआई
के लिए रिसर्च हो, नैनो टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटर, एडवांस मटेरियल का, क्रिटिकल एनर्जी सेक्टर में इसका यूज़ हो, जिसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरत है, नैनो टेक्नोलॉजी, दैट्स ऑल। तो इस आर्टिकल का कंक्लूजन है कि वी हैव टू स्पेंड मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, इन द राइट डायरेक्शन। प्राइवेट बॉडी को इंक्रीज करनी चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एकेडमी इंडस्ट्री या लिंकेजेस अच्छी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, एंड ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, वहाँ यहाँ के हायर एजुकेशन को रिफॉर्म करें। लिंक्ड सिविलाइजेशन IR के लिए, लिंक्ड सिविलाइजेशन अ मॉडर्न स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये आर्टिकल लिखे हैं एम्बेसडर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन इंडिया। तो जस्ट ही इज़ टॉकिंग अबाउट द ईरान एंड इंडिया रिलेशनशिप, एंड in starting he says that there has been a civilizational link between India and Iran। civilization मतलब दोनों इंडिया एंड ईरान का सिविलाइजेशन लिंक है। आर्यन ट्राइब्स दोनों दो जगह थे, एक तो ईरान में चले गए सेंट्रल एशिया से, और एक इंडो गंगेटिक प्लेन के पास आ गए। तो दोनों आर्यन ही हैं। क्यों, कैसे ही पता चला? क्योंकि उनका अवेस्ता एंड ऋग्वेदा का सिमिलरिटी है, सेम लैंग्वेज है। अवेस्ता इज़ अ पारसी लैंग्वेज, पारसी का एक धर्म ग्रंथ है। अवेस्ता लैंग्वेज बोला कहा जाता है कि जो ईरान का पौराणिक लैंग्वेज था वो अवेस्ता है। संस्कृत से उसका काफ़ी सिमिलरिटी है। तो सिविलाइजेशन लिंक है ईरान और इंडिया के बीच में, इनका कहना है। नाउ ईरान कैन प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में ईरान इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्यों? इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो कि ऑयल एंड गैस पर डिपेंड करता है इसका इंडस्ट्रीज़। तो अपने इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए इंडिया को कंटिन्यूसली ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करना पड़ता है, और ईरान के पास अच्छा खासा रिजर्व है और सप्लाई कर सकता है। इस तरीक़ा से एनर्जी सिक्योरिटी में, इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी में ईरान एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी में चाहबार इज़ अ इंडिया गेटवे टू अफगानिस्तान बाईपासिंग द पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, यूरोप के लिए गेटवे हो सकता है चाबहार, जो चाबहार पोर्ट है ईरान का। एंड वन मोर पोर्ट यूपीएससी में आ चुका है, यूपीएससी 2025, सॉरी आई हैव टू राइट इट, यूपीएससी में आ चुका है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये ईरान से होते हुए जाता है अजरबैजान, ईरान, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। तो इट इज़ अ मल्टी मॉडल रूट कनेक्टिंग इंडिया टू रसिया, नॉर्थन यूरोप थ्रू ईरान। ये रूट इंडिया से ईरान होते हुए, रसिया होते हुए यूरोप को कनेक्ट करता है। इसका इंपॉर्टेंस है, स्वेज कनाल से जो रूट है ना यूरोप जाते हुए, उसके कंपेरिजन में ये 40% शॉर्टर है एंड 30% मोर कॉस्ट इफेक्टिव है स्वेज कनाल के इफेक्टिव कंपेरिजन में। तो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया। रीजनल सिक्योरिटी के लिए इंडिया ईरान एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं दोनों साथ में आकर, जो कि इस एरिया में साउथ एशिया में जो टेररिज्म का राइज हो रहा है। देन he says that this year is marking the 75th anniversary of India Iran relationship। एडिशनली देख लेते हैं कि इंडिया ईरान का रिलेशनशिप कैसे डैमेज कैसे हुआ। यूएस का सैंक्शन से, थर्ड पार्टी प्रेशर, उसी के सैंक्शन से इंडिया ने अपना ईरान से इंपोर्ट करना बंद किया है। और पहले जहां 10 बिलियन 13 बिलियन हुआ करता था ट्रेड, अब घट के 2 बिलियन हो चुका है। एंड यूएस सैंक्शन ईरान। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंडर इंडिया को अपना फॉरेन पॉलिसी हैंडल करना चाहिए, बोल्डली एंड एग्रेसिवली, नॉट कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बस रसिया के साथ ही करेंगे, नहीं, सारे कंट्री के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे अपने इंटरेस्ट में। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, foreign relationship in its own interest। And again, Iran is very important for India, energy security, trade, connectivity, terrorism and civilization link. Now this is related to Bihar, and the important point that I have collected from this news is that substantive empowerment क्या है।
सब्सटेंसिव एम्पावरमेंट क्या है? एम्पावरमेंट तो ठीक है, जानते हैं एम्पावरमेंट होता है, एम्पावरमेंट की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, स्ट्रेंथन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। बट सब्सटेंसिव एम्पावरमेंट क्या है कि रियल एम्पावरमेंट इसको बोलते हैं। इट रिक्वायर्स स्ट्रेंथनिंग, रियल स्ट्रेंथनिंग। जैसे देखा जाता है कि रिजर्वेशन जो भी गवर्नमेंट ने दिया है बिहार को पंचायती राज में, वीमेन रिजर्वेशन 50% फॉर वीमेन, मेनी वीमेन स्टिल ऑपरेट एज प्रॉक्सी फॉर दियर हस्बैंड। मतलब अभी भी रियल एम्पावरमेंट नहीं हुआ, एक्टिंग एज ए प्रॉक्सी फॉर दियर हस्बैंड। तो सब्सटेंसिव एम्पावरमेंट होनी चाहिए, रियल एम्पावरमेंट होनी चाहिए। उनको कैपेसिटी बिल्डिंग, उसको ट्रेनिंग दें, कैसे पॉलिसी मेकिंग होता है, कैसे एक्शन लिया जाता है, इकोनॉमिकली एम्पावर करे, अवेयरनेस फैलाए। उसी तरीके से जीविका के बारे में बात किया है कि जीविका बस कभी कभी फंड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ ये भी बोला गया कि जब डायरेक्ट फंड आप ट्रांसफ़र करते हो ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू डायरेक्ट, तो लोकल सब गवर्नमेंट कमज़ोर होती है, उसका लिंक सिटीजन्स के थ्रू कट हो जाता है। तो आप पैसा स्ट्रेंथन को लोकल सब गवर्नमेंट को उसके थ्रू काम करवाओ। अगेन द न्यूज़ वाज वेनेजुला, कंटिन्यूसली न्यूज़ में चल रहा है कि जो यूएसए और यूएसए हैज़ इम्पोज्ड सैंक्शन ऑन वेनेजुला। प्लस में यूएसए एक तरीक़ा से क्वारंटाइन कर चुका है, करके रखा है वेनेजुला को मिलिट्रली। पूरा वेनेजुला से मिलिट्री यूएसए घेर रखा है, ब्लॉकेड कर रखा है, ठीक है। सीजिंग 2 ऑयल टैंकर्स, रिसेंटली 2 ऑयल टैंकर्स को सीज किया है यूएस मिलिट्री ने। एंड इन्फोर्सिंग अ क्वारंटाइन। वेनेजुला का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकाले हैं कि वेनेजुला इज द लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल। वर्ल्ड में जितने भी क्रूड ऑयल का रिजर्व है उसमें सबसे ज़्यादा वेनेजुला के पास है, 8। इसके बावजूद इट रैंक्स मच लोअर इन द प्रोडक्शन एंड रिफाइनिंग। प्रोडक्शन और रिफाइनिंग में बहुत लो है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इसका जो रिसोर्सेज है ना, क्रूड ऑयल है ना, वो उसका एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रिक्वायर करता है। हैवी क्रूड ऑयल है, एक्स्ट्रा हैवी है। क्या है? एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल है, जो कि स्पेशल टेक्नोलॉजी डिमांड करता है उसका प्रोसेसिंग एंड एक्सट्रैक्शन। तो हाउएवर इंटरनल इशूज है, इंटरनेशनल सैंक्शन हैव स्टार्व इट। जबकि इंटरनेशनल सैंक्शन के कारण ये एक्वायर नहीं कर पा रहा है टेक्नोलॉजी। नाउ देखते हैं वेनेजुला का लोकेशन क्या है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपिटल काराकस एंड इन द ईस्ट साइड इट इज़ गुयाना एंड वेस्ट साइड कोलंबिया एंड द साउथ ब्राज़ील। इक्वेटर डज नॉट पास इट थ्रू वेनेजुला, ओके, वी हैव टू कीप इन माइंड। इक्वेटर बस इक्वेडोर से पास करता है, कोलंबिया से पास करता है एंड ब्राज़ील से पास करता है यहाँ पे साउथ अमेरिका में, ओके। एंड नेक्स्ट इज रिलेटेड टू गैप इन डिजिटल कैंपेनिंग। इसका आर्टिकल का मेन कंसर्निंग पॉइंट ये है कि कहानी ये है कि देखो, ये इलेक्शन कमीशन तो कंट्रोल करता है इलेक्शन कैंपेनिंग को, कितना पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्चा कर रहा है उसको इलेक्शन कमीशन को बताना जरूरी होता है कि आप कितना पॉलिटिकल पार्टी स्पेंड कर रहा है, उसको डिस्क्लोज करना कंपलसरी होता है। बट ये हो रहा है ना कि थर्ड पार्टी कैंपेन कर रहा है अब पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो इंक्लूड नहीं होता है कितना खर्चा किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। दिस इज डिसप्रोपोर्शनेटली एंड नॉट इक्वल प्लेइंग फील्ड, नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द स्मॉलर पार्टी। लार्जर पार्टी का एक कैंपेन इतना हाई लेवल पर होगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वो लेवल प्लेइंग फील्ड स्मॉलर पार्टी नहीं गेन कर सकता है। यूट्यूब के थ्रू, सेलिब्रिटी, तो रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करना है, वो भी इंक्लूड करो जो थर्ड पार्टी फेसबुक पे अदर बीजेपी या कांग्रेस के उस पार्टी के फेवर में जो कैंपेन कर रहे हैं ना, उस पैसा को भी इंक्लूड करो उसके लिए। और एक इक्वल प्लेइंग फील्ड का क्रिएशन करना है। हॉलमार्क, दैट इज़ द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी, इथिकल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करना है। इट इज़ इन द फील्ड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म। एंड नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल एनर्जी सिक्योरिटी, GS3। What are rare earth elements and how everyone is looking for them?
रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है? इट इज़ द सेट ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। 17 ग्रुप ऑफ 7 एलिमेंट हैं, 17 ग्रुप ऑफ एलिमेंट जिनको रेयर अर्थ बोला जाता है। लैंथेनाइट्स फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेटियम, लैंथेनम टू ल्यूटेटियम एंड स्कैंडियम एंड इट्रियम। ये रेयर है, इसलिए रेयर नहीं है। ये रेयर अर्थ इनको इसलिए रेयर अर्थ कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये रेयर है। रेयर का मतलब ये नहीं कि वो स्केयर है, स्कार्स नहीं है, उनकी अवेलेबिलिटी है, काफ़ी वो पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, बट उनका स्पीड है स्मॉल लो कंसेंट्रेशन में वो बिखरे हुए हैं, जिनका एक्सट्रैक्शन करना डिफ़िकल्टी है, उनका प्रोसेसिंग करना डिफ़िकल्टी है, इसलिए उसको रेयर कहते हैं। मिसनोमर उसको बोलते हैं। रेयर का मतलब ये नहीं हुआ कि वो रेयर में है, पाए नहीं जाते। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है उनका उसका एक्सट्रैक्शन करना, ऐसे बिखरे हुए हैं। डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू सेपरेट एंड क्रूशियल फॉर हाई परफॉर्मिंग मैग्नेट्स। रेयर का इंपॉर्टेंट रोल है क्लीन एनर्जी में, जैसे लाइक सोलर, ईवी मोटर्स, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्मार्टफोन, डिफेंस में, मेडिकल में, एमआरआई मशीन बनाने में, मैग्नेटिक जो यूज़ होता है एमआरआई में, वो रेयर अर्थ का बना हुआ होता है। मोनेजाइट में रेयर अर्थ होता है, जो कि इंडिया हैज़ द रिजर्व ऑफ मोनेजाइट सैंड अलोंग केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश and world has more than 90 million tons of rare earth oxide equivalent to national reserve, including चाइना में है सबसे ज़्यादा, ब्राज़ील में भी है। इंडिया का ही पोजीशन अच्छा खासा है रेयर अर्थ में। एग्जैक्टली अभी डेटा नहीं हुआ है किस पोजीशन पे इंडिया का रिजर्व है, बट इंडिया के पास रिजर्व रेयर अर्थ का है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, रसिया के पास भी है, वियतनाम के पास। द प्रॉब्लम इज रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन, जिसमें चाइना स्ट्रॉन्ग इन सेपरेशन एंड रिफाइनिंग 91% डोमिनेट करता है ग्लोबल प्रोडक्शन, एंड 94% डोमिनेट करता है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का प्रोडक्शन में चाइना। और इसके थ्रू, इस डोमिनेशन के थ्रू इट प्लेज अ वेरी स्ट्रेटेजिक लिवरेज इन ग्लोबल ट्रेड। अब रिसेंटली यूएसए ने टैरिफ लगाया चाइना पे, तो चाइना ने रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट ही रोक दिया। तो लिवरेज एक तरीका से लिवरेज है, अदरवाइज इंडिया के 50% टैरिफ का इंडिया कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि इंडिया के पास कोई लिवरेज नहीं है। एंड वे फॉरवर्ड कहाँ है कि इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए प्रोसेसिंग एंड सेपरेशन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि रिजर्व इंडिया के पास है। अर्बन माइनिंग क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें तो रेयर अर्थ है, तो अर्बन माइनिंग का मतलब कि उनको जो वेस्ट है उससे वेस्ट से रेयर अर्थ का एक्सट्रैक्शन करना, इसको बोला जा रहा है अर्बन माइनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब अवार्ड है जिसको यूपीएससी पूछ सकता है, व्हाट इज़ अर्बन माइनिंग। एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहिए अदर कंट्री के साथ जिसके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास रिजर्व है, तो कैसे सप्लाई चेन को इंश्योर कर सकते हैं। नाउ पीएम मोदी का लास्ट मन की बात था, ईयर एंड मन की बात था, उन्होंने कुछ मेंशन किए हैं स्कीम्स का कि, और कुछ न्यूज़ को उसको देखते हैं। आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जीता, इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ था, न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचा था। यूएई और पाकिस्तान उसका होस्ट कंट्री था, लेकिन इंडिया का मैच यूएई में हुआ था। वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ था, इंडिया जीता है। वीमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप, जो कि फर्स्ट ब्लाइंड वीमेन टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, वो इंडिया ने जीता नेपाल को हराकर फाइनल में। को होस्टेड बाई इंडिया एंड श्रीलंका। इसमें जीता कौन? इंडिया। फाइनल में किसको हराया? नेपाल को। ओके। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप दिल्ली में जो हुआ था, 12th सीजन था। इंडिया का पोजीशन क्या रहा था? 10th। फर्स्ट पोजीशन में ब्राज़ील था। एक और स्कीम का मेंशन किया इन्होंने कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 75,000 से लेकर 80,000 तक का बेनिफिट सब्सिडी दिया जाता है। किस लिए?
रूफटॉप पे सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर लगाने के लिए, जिससे कि हाउस होल्ड को फ्री यूनिट मिले और डिपेंडेंसी कम हो ग्रिड पर। नेट मीटरिंग के थ्रू अर्न भी कर सके पैसा, जो जिस यूनिट जितना यूनिट यूज़ नहीं कर पाए, अगर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उसको ग्रिड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मनी अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू कंबोडिया का जो चल रहा है अपना अपना मारधाड़ का इशू, तो उसमें देख लेना है लोकेशन क्या है। कंबोडिया थाईलैंड को कंटिन्यूसली देख रहे हैं लोकेशन। थाईलैंड बस 3 कंट्री से ही, सॉरी थाईलैंड 4 कंट्री से बॉर्डर टच करता है, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस एंड म्यांमार, जबकि कंबोडिया 3 कंट्री से, वियतनाम, लाओस एंड थाईलैंड। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये है मेकोंग, ये है साल्विन इरावदी, ओके। इक्वेटर पास यहाँ से नहीं करता है, इक्वेटर यहाँ से पास कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड गल्फ ऑफ टोकिन। नाउ नेक्स्ट इज की अलकनंदा। एक इसका कहानी ये है कि रिसेंटली एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जो फ्री का डेटा होता है, जो इमेज फ्री में रिसर्चर्स को बांट दिया जाता है कि देखो यूज़ के लिए, उस इमेज के एनालाइज करते हुए एक स्पाइरल गैलेक्सी का डिस्कवरी किए हैं। उसका नाम रखा गया है अलकनंदा। तो देखते हैं कि इसमें देख लेते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल स्पेस बेस्ड इंफ्रा ऑब्जर्वेटरी, यूएसए नासा लीड कंट्री था इसको भेजने में। इसमें यूरोप का ही पार्टिसिपेशन है और कनाडा का सीएसए का भी पार्टिसिपेशन है। L2 पॉइंट पे है, 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, और 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। इंफ्रारेड वेवलेंथ यूज़ करता है, लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप एवर बिल्ड। पॉइंट रिमेंबर यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे सीखें कि L2 था, यही यूपीएससी थोड़ा सा इस माइंड को यूज़ करना है। L2 था तो मुझे याद आया कि L1 भी आदित्य मिशन जो अपना सूर्य को चक्कर लगा, सूर्य का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वो तो L1 में है। तो L1 L2 में अंतर क्या है, तो फिर पता चला कि L1 सन के जो नज़दीक वाला पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट, उसको L1 बोलते हैं, जो अर्थ और सन के बीच में है। लेकिन वहीं पे ये जो 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है, ये टुवार्ड्स सन, ये अवे टू सन, तो L1 पॉइंट अवे टू द सन होता है। तो ये अवे है क्योंकि इसको ऑब्जर्व करना है, यूनिवर्स को, गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, स्टार प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, एक्सो प्लैनेट्स कोई है कि नहीं है, कोई अदर प्लैनेट है जिसका बायो सिग्नेचर मिल जाए। बायो सिग्नेचर मतलब कोई लाइफ वहाँ पे है, उसका सिग्नेचर मिल जाए, ऐसा पता लगे, जहाँ पर वाटर वेपर हो, CO2 हो, मिथेन हो, तो इससे पता चलेगा कि वहाँ उस एक्सो प्लैनेट पे बायो भी जिंदा है, बायो लाइफ है। तो इसको सर्च करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट की डेड बर्ड लाइज कवर्ड इन द सनफ्लावर ऑयल स्पिल एट द ओडेसा। ओडेसा कहाँ है, यूक्रेन में, जहाँ पर डेली बम्बार्डिंग हो रहा है। इस यहाँ पोर्ट है यूक्रेन का वेरी इंपॉर्टेंट। इस पोर्ट के थ्रू ही रूस का ऐसा एलिगेशन है कि इसके थ्रू ही वेपन आ रहा है रसिया के पास। तो कभी कभी भी यहाँ पे जो भी जहाज़ आता है उसको ड्रोन से या फिर मिसाइल से अटैक करके इस जहाज़ को डुबो दिया जाता है। तो यहाँ इसमें सनफ्लावर ऑयल था, तो ऑयल स्पिल हो गया यहाँ पे इस इलाका में। तो कोई भी इसी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑयल स्पिल पे रिलेटेड एक्सीडेंट। तो वहाँ पे जो वहाँ पे डेड बर्ड्स थे वो ऑयल स्पिल में डूब के मर गए। ये मरा हुआ है ऊपर, ये ऊर जहाँ तक पैर है, नीचे शरीर है, अब उड़ नहीं पाते हैं, उनका पंख पूरा ऑयल से सन गया है, तो उस ऑयल के थ्रू वो उड़ नहीं पाते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ दैट्स ऑल।